तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 मई में जो एग्जाम हुआ था एनबीएस कैटरिंग सुपरवाइजर का, उसका क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे हम उसके सही आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। यहाँ पर कुछ आंसर अलग हो सकते हैं जो एनबीएस यदि वो जो है आंसर की प्रोवाइड करते हैं उसमें से, और यहाँ पर क्योंकि इसमें मेन अंतर आता है आपका जो बुक का रेफरेंस लिया गया है, जो अदर सोर्सेज का रेफरेंस लिया गया है, तो वो अगर डिफर होते हैं तो उनके आंसर अलग हो सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर कहीं पर दिया होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग टेम्परेचर दिया होता है, या फिर किसी तरीके की कैलकुलेशन होती है, तो वहां पर वो डिफरेंस आ सकता है। तो इस पूरे पेपर को जो है आप एजुकेशनल पर्पस के तौर पर लें और हम सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। टोटल यहाँ पर 7 बुक रेफर की गई हैं, जिसमें से 3 एफएनबी की बुक है, और जो एक बुक है जो वो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की है, और 3 बुक जो है वो आपकी फूड प्रोडक्शन की बुक है। उनको रेफर किया गया यहाँ पे इसको बनाने के लिए, और बहुत सारी वेबसाइट हैं जो रिलायबल वेबसाइट हैं, उनको यहाँ पर यूज किया गया है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जूसेस इज वॉर्सेस्टरशायर सॉस ऑफर्ड एज एन अकम्पनीमेंट? मतलब कौन सा ऐसा जूस है जिसके साथ में जो है वॉर्सेस्टरशायर सॉस ऑफर किया जाता है। तो उसका इसमें ऑप्शन दिए हैं ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल एंड टोमेटो जूस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टोमेटो जूस इज द करेक्ट आंसर। टोमेटो जूस के साथ में जो है वॉर्सेस्टरशायर सॉस सर्व किया जाता है। तो टोमेटो जूस से एक कॉकटेल भी बनती है जिसको कि ब्लडी मैरी कहा जाता है, जिसमें कि सॉल्ट, पेपर, वॉर्सेस्टरशायर सॉस, टोबैस्को सॉस, लेमन जूस, ये सब सर्व किया जाता है। और जो ग्लास होता है, पहले के जमाने में जो है वो रोली पोली ग्लास यूज करते थे, लेकिन अब तो है जो लो बॉल ग्लास इसमें यूज करते हैं, और जो ग्लास है उसमें सॉल्टेड ड्रिम लगाते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये एफएनबी सर्विस का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका अनदर नेम फॉर इंग्लिश सर्विसेज। ये टाइप्स ऑफ सर्विस पे अगर हम आ गए, अगेन दूसरा क्वेश्चन भी जो है सर्विस का क्वेश्चन है। गुरिदों सर्विस, गोल्ड सर्विस, सिल्वर सर्विस एंड प्लेटेड सर्विस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले अगर हमको आंसर नहीं पता है तो हम एक तरीके से जो है एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश सर्विस की बात हो रही है, तो मान लीजिए हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो गए, तो पहली चीज हम देखेंगे कि बाकी आंसर क्या क्या नहीं है। गुरिदों सर्विस जो है वो आपकी ट्रॉली सर्विस के बारे में कहा जाता है, जिसमें कि ट्रॉली को गेस्ट की जो टेबल है उसके पास ले जाता है, और वहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुरिदों ट्रॉलीज होती हैं, जिसमें से एक फेमस है वो फ्लैम्बे सर्विस, उसमें ट्रॉली में होती है जिसमें कुकिंग विद फ्लेम्स होती है। तो ये आंसर जो है इंग्लिश सर्विस नजर नहीं आ रहा है। गोल्ड सर्विस जो है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड टर्म नहीं है। फिर फोर्थ टर्म हम देखते हैं प्लेटेड सर्विस। प्लेटेड सर्विस जो है अमेरिकन सर्विस को बोला जाता है, जिसमें प्री प्लेटेड फूड को सर्व किया जाता है, तो वो भी आंसर नहीं है। तो आंसर चौथा बचता है, वो हमारा है सिल्वर सर्विस, है ना। तो इंग्लिश सर्विस को सिल्वर सर्विस भी कहा जाता है, वेयर द फूड इज सर्व्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम प्लेटर टू प्लेट। सो इसको प्लेटर टू प्लेट सर्विस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कार्बोनेटेड वाटर विद द क्विनैन फ्लेवर ऑफन यूज्ड विद जिन एंड वोडका इज। ये फिर एफएनबी का क्वेश्चन इसमें आ गया। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं टिज़ेन, टॉनिक वाटर, शैंपेन, जिंजर एल। अगेन अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन आप जो है इसमें जो है एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे टिज़ेन आर दी फ्लेवर्ड टीज, फ्लेवर्ड टी होती हैं जो कि नॉर्मली जो है फ्रूट फ्लेवर्ड टी होती है, तो टिज़ेन इसका आंसर सही नहीं है। शैंपेन इज एन अल्कोहलिक बेवरेज, और यू कैन से इट्स एन स्पार्कलिंग वाइन which is from the Champagne region of France। फ्रांस में एक रीजन है शैम्पेन, वहां पर जो स्पार्कलिंग वाइन बनती हैं, और जो स्पार्कलिंग वाइन उस पर्टिकुलर प्लेस की जो स्पार्कलिंग वाइन है शैम्पेन, उसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। सिर्फ शैम्पेन रीजन से जरूरी नहीं कि जो भी स्पार्कलिंग वाइन है, कुछ जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करना पड़ेगा, जो ग्रेप्स कौन से होने चाहिए और प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए, तब वो शैंपेन कहलाएगी। जिंजर एल इज नथिंग बट सोडा विद जिंजर एंड शुगर एडेड इन इट। मतलब ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसमें शुगर और जिंजर फ्लेवर होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो बचा हमारा टॉनिक वाटर है। टॉनिक वाटर का एक शॉर्ट में इतिहास बता देता हूँ कि अंग्रेजों की फौज जब इंडिया में डिप्लॉय हुई तो उनको बहुत मच्छर काटते थे, क्योंकि एशियन कंट्री है और गर्म कंट्री है, मच्छर बहुत होते हैं। तो उनके लिए उनको मलेरिया से दूर रखने के लिए इनको पानी दिया गया सोडा में, और सोडा में क्या ऐड किया गया, क्विनैन फ्लेवर दिया गया। क्विनैन फ्लेवर ऐड किया गया, क्विनैन को ऐड किया, जिससे कि उनको मलेरिया नहीं हो, क्योंकि क्विनैन इज नोन एज द मेडिसिन फॉर दिस मलेरिया। तो टॉनिक वाटर में क्विनैन फ्लेवर होता है। ठीक है, यस राइट, टॉनिक वाटर। अब अगला क्वेश्चन आ गया है फ्रेंच टर्म फॉर स्टेशन वेटर। हम जो है टर्म वेट करते देखे, किचन की पूछेंगे, अभी तक एफएनबी सर्विस ही चल रही है। सो अगेन कॉमी दी रैंग हो गया, अबॉयर हो गया, शेफ दी रैंग हो गया, मैत्री दी होटल हो गया। अब इसमें फिर हम समझते हैं कॉमी दी रैंग जो होता है वो आपका जूनियर वेटर होता है, जो कि फॉलो करता है
जो मेन वेटर उसके ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब ही इज लाइक वो छोटे छोटे टास्क होते हैं वो पूरा करता है। देन अबॉयर इज बेसिकली किचन स्टाफ, नॉट बेसिकली सर्विस स्टाफ, किचन स्टाफ ही होता है जो ऑर्डर्स को कोऑर्डिनेट करता है, किचन और सर्विस के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। और वो जो है अबॉयर किचन में खड़ा हो जाएगा और जो हॉट प्लेट है वहां पे खड़ा रहेगा और ऑर्डर्स को कोऑर्डिनेट करेगी, क्योंकि किचन में खाना बनाने वाले को नहीं पता है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो तो जो आ रहा है ऑर्डर उसको बनाया जा रहा है अंधे घोड़े की तरह। तो एक कौन सी क्यूटी में क्या खाना बन रहा है उसको कोई आइडिया नहीं। तो अबॉयर का काम होता है कि पहले खाने को जो पहले आया उसको पहले निकालना। मान लीजिए जनरल मैनेजर आके बैठ गया होटल में, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी पूरा गेस्ट गए भाड़ में, हमको जनरल मैनेजर आ गया उसको खाना खिलाना, क्योंकि तनख्वाह वही दे रहे हैं हमको। तो अबॉयर का काम होता है उस ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर्स आए हैं क्यूटीज आई हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, जिसको बार्कर भी कहा जाता है ना अबॉयर को। तो ये भी आंसर सही नहीं है। शेफ द रैंक इज द राइट आंसर। शेफ द रैंक इज द स्टेशन वेटर हु होल्ड्स द स्टेशन, और जो भी स्टेशन है, साइड स्टेशन है, उसके अंदर में जितनी भी टेबल आती है उसको वो कोऑर्डिनेट करता है, उसमें ऑर्डर लेता है, गेस्ट को ग्रीट करता है, ऑर्डर लेता है और उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। देन मैत्रे दी होटल इज अ चीफ वेटर। फ्रांस में ना इसको रेस्टोरेंट मैनेजर बोला जाता है, पर इसको टेक्निकली मैनेजर भी बोल सकते हो आप, रेस्टोरेंट मैनेजर या फिर चीफ वेटर भी बोलते हैं, जो गेस्ट को ग्रीट करता है, उनको सीट करता है, बिल वगैरह बनाता है, तो वो मैत्रे दी होटल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेफ दी रैंक। अगला क्वेश्चन है मैश पोटैटोज मिक्स्ड विद एग योक एंड बटर देन पाइप्ड एंड बेक्ड आर नोन एज। मतलब मैश पोटैटो को मिक्स करते हैं एग योक और बटर के साथ, फिर उसको एक पाइप करते हैं उसको, और उसको फिर उसको बेक कर देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें लेनीज पोटैटो दिया है। लेनीज पोटैटो क्या होता है, प्याज होता है, उसको राउंडल काटा जाता है, आलू को राउंडल काटा जाता है, और ये एक तरीके से प्याज को बटर में सौते करते हैं और आलू को सौते करते हैं, उसको सर्व कर देते हैं। सो लेनीज पोटैटो इज पोटैटोज एंड अपना अनियन। देन फॉन्डेंट पोटैटोज क्या होता है, पोटैटोज को सिलेंड्रिकल शेप में काटते हैं, उनको जो है पहले ब्राउन करते हैं ऑयल में, फिर उसके बाद उनको बेक किया जाता है बटर और पानी के साथ में या बटर और स्टॉक के साथ में। सो उनको फॉन्डेंट पोटैटोज कहा जाता है। तो अभी भी हम आंसर के करीब नहीं पहुंचे हैं। देन एल्यूमेट्स पोटैटो। एल्यूमेट्स क्या होता है, जो फ्रेंच फ्राइज होती है उसका पतला वर्जन होता है। एल्यूमेट्स कट्स जो होते हैं, जो फ्रेंच फ्राइड कट्स होते हैं उससे थोड़े से पतले होते हैं। तो एल्यूमेट्स पोटैटो आर बेसिकली फ्रेंच फ्राइज विच आर थिनली कट। देन आखिरी में जो ऑप्शन है डिचीज पोटैटो, दैट इज अ राइट आंसर। डिचीज पोटैटो में क्या होता है, आलू को उबालते हैं, उसको मैश करते हैं, उसको एग योक और बटर के साथ में मिक्स करते हैं और उसको फिर पाइप करके शेप बनाते हैं गोल टाइप का, फ्लावर टाइप का, और उसको बेक कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज डिचीज पोटैटोज। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। क्लास 1 की बात हो रही है, तो दो तरीके के प्रिजर्वेटिव जो है FSSAI और यूरोपियन कंट्रीज उसको मान्य करती है, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो क्लास 1 जो होते हैं वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्लास 2 जो होते हैं वो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो इनमें से आप वैसे ही देखोगे, आपको आंसर नहीं पता होगा तो आपको चारों ऑप्शन में जो शुगर है वो ऑड वन आउट लग रहा है ना, क्योंकि शुगर जो है आपका क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। तो इसमें जो ऑप्शन है प्रोपियोनिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ये दोनों क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है। पोटेशियम एक मिनरल है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आता है, तो दैट इज आल्सो नॉट राइट आंसर। तो शुगर इज द राइट आंसर। शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया, ये तीनों चीजें हैं क्लास 1 प्रिजर्वेटिव के अंतर्गत में आती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ लेते फिर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हल्का सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन दिया है फ्रोजन फूड शुड बी थॉर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। सेकंड ऑप्शन दिया है फ्रोजन फूड शुड बी लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली थॉइंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि थॉइंग की प्रोसेस क्या सही होती है ना। तो पहली जो है वो करेक्ट आंसर है, फ्रोजन फूड शुड बी थॉर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन और देख लेते हैं, फ्रोजन फूड शुड बी लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। तीसरा ऑप्शन है फ्रोजन फूड शुड बी थॉर्ड अंडर हॉट वाटर। ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को जो ऑलरेडी जमा हुआ है, थॉइंग में आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि जब जो मीट होता है उसको जो है फ्रीजर में जमाया जाता है और उसको वापस से पिघलाने की जो प्रक्रिया होती है, वापस से उसको रूम टेम्परेचर में लाने की प्रोसेस होती है, उसकी आइस को पिघलाने की वाली बात होती है, तो उसको थॉइंग बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो क्वेश्चन गलत है। इनको पूछना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल थॉइंग प्रोसेस, या थॉइंग को कैसे किया जाना चाहिए आइडियली, ये इनका क्वेश्चन होना चाहिए था।
तीसरा ऑप्शन दिया है कि हॉट वाटर में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर से पक जाएगा वो, जब हम हॉट वाटर में उसको थॉ करेंगे तो अंदर से कच्चा ऊपर से पक गया, ये डेंजरस स्थिति होगी। दूसरा ऑप्शन था कि रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, तो रूम टेम्परेचर में हमको पता है कि डेंजर जोन में आ जाएगा, 5 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस, 5 to 60 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड अ डेंजर जोन वेयर द बैक्टीरियाज एंड द पैथोजेंस दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। फ्रोजन फूड शुड बी थॉड अंडर टैप वाटर। अब हमारे कुछ स्टूडेंट गण है, उसने इसको सही आंसर कर दिया, क्योंकि होटल में ऐसे ही करते हैं, है ना। होटल में इतना टाइम नहीं होता है कि रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, डीप फ्रीजर से निकाला और रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट नल के नीचे रख देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। जो पहला ऑप्शन है, जो लास्ट ऑप्शन है, वो दोनों ही सही हैं, बट क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मोर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, फ्रोजन फूड शुड बी थॉड इन द रेफ्रिजरेटर। दिस इज एन आइडियल प्रोसेस व्हिच इज डिस्क्राइब्ड बाय द यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये बताता है कि भाई फ्रोजन फूड शुड बी थॉड इन द रेफ्रिजरेटर, दैट इज द आइडियल प्रोसेस। एक दिन पहले ही उसको आपको डीप फ्रीजर से निकाल के, रेफ्रिजरेटर है जो डीप फ्रीजर में -18 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें से निकाल के आपको 5 डिग्री सेल्सियस में रख देना है ना। रेफ्रिजरेटर में 5 या 4, कई जगह 4 देते, कई जगह 5 डिग्री लिखा हुआ है, तो उसमें आपको निकाल के नीचे रख देना है ना। और जो उसको कंडीशन ये है कि उसके नीचे जो है एक बर्तन में रखना चाहिए, ताकि उसका पिघलेगा तो पानी नहीं निकल जाए नीचे ना, ये कंडीशन होती है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो भी सही ऑप्शन है, वो गलत नहीं है ना। बट 3 तरीके होते हैं, एक माइक्रोवेव में होता है, एक रेफ्रिजरेटर में होता है और एक टैप वाटर में होता है। तो सबसे सही प्रोसेस जो है वो रेफ्रिजरेटर वाली होती है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग है थोड़ी सी, है ना। तो आंसर आपका फ्रोजन फूड शुड बी थॉड इन द रेफ्रिजरेटर वाली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बीन क्विट refers to a steak which is। अब यहाँ पे बीन क्विट है, स्टेक की बात हो रही है, तो ऑप्शन में समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है। कुकिंग की बात हो रही है, अंडर डन, वेल डन, रेयर डन एंड मीडियम डन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका वेल डन। वेल डन जो है वो आपका बीन क्विट जो होता है, बीन जो है वो आपका कुक्ड वाला माना जाता है, और वेल कुक्ड मतलब वेल डन जो है बीन क्विट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म डेंजर जोन रिफर टू। अब डेंजर जोन की बात हो रही है, फिर 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक बात हो रही है। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि डेंजर जोन रिफर्स टू दी इट इज अ टेम्परेचर रेंज की बात हो रही है, जहां पर की माइक्रोबियल एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो 5 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, 5 to 60 डिग्री सेल्सियस तक सबसे ज्यादा इसकी जो है बैक्टीरियल, माइक्रोबियल है या बैक्टीरियल बोल लो, या फिर पैथोजेंस है, उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अ टेम्परेचर रेंज वेयर माइक्रोबियल एक्टिविटी इज मोर। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस चीज को आप सेल्सियस में भी पढ़ें और इसको फ़ारेनहाइट में भी पढ़ें। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप फॉर्मूले को ही समझ लें कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैसे किया जाता है ना। ये हमेशा काम आएगा, क्योंकि हम आपके फूफा जी नहीं बैठे हुए वहां पे क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले कि हमेशा आपको सेल्सियस में या आपने फ़ारेनहाइट में याद किया तो आपको वो फ़ारेनहाइट में ही देंगे, वो सेल्सियस में भी दे सकते हैं या फ़ारेनहाइट में दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेज इज नोन एज। अब अगेन आपको आंसर नहीं पता है तो आप जो है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट, पता हीट ट्रांसफर की बात हो रही है इन लिक्विड एंड गैसेस। मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट है विद द हेल्प इन द मीडियम ऑफ लिक्विड और गैसेस इज नोन एज, क्या कहा जाता है, तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि किसी सॉलिड का डायरेक्ट जो है गैस में तब्दील हो जाना, दैट इज नोन एज sublimation. It is the conversion of a solid material directly into a gas, so that is known as sublimation. दूसरा है रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जहां बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुकिंग की बात हो रही है, दैट इज नोन एज रेडिएशन, जो कि आपका माइक्रोवेव में होता है। तीसरा है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज जो हीट सोर्स है उससे डायरेक्ट टच हो रहा है, सो दैट इज नोन एज कंडक्शन। जैसे कि हमने एक पैन गर्म किया, उसमें तेल डाला और उसमें एक मीट का पीस रख दिया, तो अब वो कुकिंग कैसे हो रही, कंडक्शन। द मीट पीस इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द पैन। वहीं जब हम अंडा उबाल रहे हैं, जब हम खाने को माइक्रोवेव में रख रहे हैं, तो रेडिएशन से पक रहा है ना। और जो कन्वेक्शन मेथड है उसमें क्या होता है कि लिक्विड और गैसेस के में जो हीट ट्रांसफर होती है उससे पकता है। जैसे अंडे को बॉईल कर रहे हैं, तो अंडा किससे बॉईल हो रहा है, लिक्विड के टच में, वो पैन के जो आपका कुकिंग यूटेंसिल है उससे डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है, वो लिक्विड से टच हो रहा है। तो वो कन्वेक्शन हीट कहलाता है लिक्विड और गैस में। तो लिक्विड का एग्जांपल हो गया अंडा उबलना, गैसेस का एग्जांपल हो गया आपका कन्वेक्शन का एक और एग्जांपल हो जाएगा कि ओवन में कुकिंग करना। सो वो आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, which one of the following is a byproduct of fermentation
इन ब्रेड्स। अब यहाँ पे फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड की बात करें, फर्मेंटेशन अपन ने वाइन या अल्कोहलिक में पढ़ा था, अब ब्रेड की बात हो रहे हैं, तो चीजें सेम है। हालांकि मैंने जितनी भी बुक खंगाली है कहीं भी बेकरी की किताब में ये नहीं लिखा है कि अल्कोहल बनता है उसमें, बट वो है। अब आंसर हम फिर एलिमिनेशन मेथड लाएंगे तो वही हमको मिलेगा। देखिए पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लूकोज होगा नहीं क्योंकि ग्लूकोज एक तरीके की शुगर है। अब आप ईस्ट डाल रहे हैं ब्रेड मेकिंग में तो वो तो ग्लूकोज को या शुगर को खाएगी, तो ग्लूकोज तो बाय प्रोडक्ट होगा नहीं। मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। शुगर ऑप्शन दिया है, शुगर को तो ईस्ट खा ही रही है, तो फिर उसका जो बाय प्रोडक्ट कैसे होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इथाइल अल्कोहल। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जब ईस्ट डाला जाता है और वो स्टार्च को खाता है तो वो प्रोड्यूस करता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। देन ये सबसे ही खतरनाक क्वेश्चन है, आइडियल टेम्परेचर फॉर पोचिंग इज। मुझे लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है अवॉइड करना चाहिए कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में, क्योंकि ये कोई संस्था नहीं बोल रही है पोचिंग का टेम्परेचर क्या होता है, ना FSSAI बोल रही है, ना इसको USDA बोलता है, ना कोई एसोसिएशन इसको रिकमेंड करती है कि ऐसा होता है। ये सब कलनरी इंस्टीट्यूट हैं या बुक्स हैं, राइटर हैं, वो अपने मन से कुछ भी टेम्परेचर लिख देते हैं। अब यहाँ पे 80 से 82 है, जो करेक्ट आंसर मैंने जो प्रेडिक्ट किया है वो 80 से 82 होना चाहिए, क्योंकि जो CBSE की किताब है जो 10वीं में जो फूड प्रोडक्शन की किताब है वो 71 से 82 कहती है। अब इस रेंज में तो 80 से 82 फॉलो हो रहा है। हालांकि क्वेश्चन जो है ये अगर इन्होंने आंसर की दी और इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दिया या चांस दिया आपको, तो आप बहुत से लोग इसमें रेज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कहाँ का सोर्स है। मैंने तो अभी एक परविंदर एस बाली की बुक उठाई है, उसमें तो वो बता रहा है 70 से लेके 96 डिग्री तक के बीच में पोचिंग को बोल रहा है। हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है, तो भाई साहब आपने लिया कहाँ से? ऐसा क्वेश्चन डाला ही क्यों है इसमें, है ना? तो अभी हम ये मान के चलते हैं विच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, कुछ भी हो सकता है ना, मेरी मर्जी वाला क्वेश्चन है ये। सो 80 से 82 अभी हम लेके चलते हैं। हालांकि वो आंसर की आदि देते हैं अगर इनकी मेहरबानी हुई देने की, क्योंकि इस बार जो है एग्जाम वो आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है, एग्जाम हुआ है आपका OMR शीट में, है ना। तो लेट्स वेट कि इसका क्या आंसर देते हैं, फिर हम इसको ऑब्जेक्शन उठाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज fonds de cuisine इज अ टाइप ऑफ वेजिटेबल कट, टाइप्स ऑफ कुजीन, सॉस और किचन स्टॉक। तो उसका करेक्ट आंसर है किचन स्टॉक। हालांकि कई किताब में जो है सॉस को भी जो है fonds de cuisine लिया गया है। जो मॉडर्न फ्रेंच कुजीन के या मॉडर्न कलनरी आर्ट्स के जो फादर कहे जाते हैं ऑगस्ट एस्कोफियर, उन्हीं की किताब है एक और फेमस किताब है। उसी में जो fonds de cuisine है वो सॉस को भी लिया गया है, वो स्टॉक को भी लिया गया है, मायरपुआ को भी लिया गया है, ग्लेज को भी लिया गया, बहुत सारी चीजों को उन्होंने fonds de cuisine मतलब फाउंडेशन ऑफ द कुजीन। फॉन्ड का मतलब ही होता है फाउंडेशन। तो यार को ठेका ले रखा है स्टॉक ने, किचन स्टॉक ने, खाली वो होगा, क्योंकि इस चीज को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में या मॉडर्न कलनरी आर्ट्स में स्टॉक को माना गया fonds de cuisine, बट सॉस ने क्या गुनाह किया है? तो इसका आंसर तो वैसे किचन स्टॉक है, और बाकी आप समझदार हो, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है कोनिकल स्ट्रेनर यूज फॉर स्ट्रेनिंग स्टॉक्स एंड सॉसेज इज। इसका करेक्ट आंसर है शिनवास। ये क्वेश्चन हम लोग हजारों बार कर चुके हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम कई बार कर चुके हैं। तो शिनवास जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि स्टॉक को स्ट्रेन करने के लिए या सॉसेज है उसको छानने के लिए किया जाता है। शिनवा का मतलब जो फ्रेंच में होता है वो चाइनीज होता है ना। तो एग्जैक्टली टर्म जो यूज की जाती है वो शिनवा स्ट्रेनर यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है मैंडोलिन है, ये स्लाइसर होता है वेजिटेबल्स को कट करने के लिए थिन स्लाइसेस में। सीव है वो नॉर्मल छन्नी की बात हो रही है यहाँ पे। सैलामेंडर इज अ कुकिंग इक्विपमेंट विच हैज हीटिंग रॉड होती है उसमें ऊपर, जिससे कि खाना टॉप से कुक होता है ना। जैसे ग्रेटिनेटिंग डिश होती हैं उनको कुक करने के लिए सैलामेंडर का प्रयोग किया जाता है। अब अगेन फिर मान नहीं रहे, शुगर स्टार्ट्स टू कैरेमलाइज एट व्हाट टेम्परेचर। तो हमने जो बार बार पढ़ा है पूरे इंटरनेट में छाया हुआ है वो 160 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि मेरे पास एक ये जो किताब पीछे रखी हुई है थ्योरी ऑफ बेकरी एंड पैटिसरी, ये जो है परविंदर एस बाली की किताब है, तो इसमें 165 डिग्री लिया हुआ। मैंने यहाँ पे बहुत सारी किताब रखी हुई है, मेरे पास 7 किताब है, उसको ढूंढ के और इंटरनेट से ढूंढ के मैंने आंसर दिया। हालांकि आंसर मुझे बहुत से पता थे, पर मैं चाह रहा था कि कंफर्म हो जाए। तो 160 डिग्री सेल्सियस इसका एक क्लोजेस्ट आंसर है, क्योंकि बुक में 165 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगली है हैवी व्हिपिंग क्रीम हैज अ फैट कंटेंट ऑफ। अगेन वे क्वेश्चन है भाई, हर कंट्री अपना अपना दे सकती है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो है 35 टू 40 डिग्री, क्योंकि जो USDA है वो अपनी जो भी क्रीम्स हैं उसको बोलती है 36
35% उसमें हैवी व्हिपिंग क्रीम में फैट कंटेंट होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 35 to 40 डिग्री इज अ परसेंटेज इज अ राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेड मेकिंग मेथड, इनमें से कौन सी जो है वो ब्रेड मेकिंग मेथड नहीं है। अगेन जो है यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में तो आपको 110% एलिमिनेशन मेथड यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहला है इसमें नो टाइम डो मेथड, ठीक है, स्पॉन्ज एंड डो मेथड, फ्लावर बटर मेथड, डिलेड सॉल्ट मेथड। अब जो नो टाइम डो मेथड है ये जो होती है इसमें ईस्ट को बढ़ा दिया जाता है, एक स्लरी बनाई जाती है, मतलब पानी ज्यादा होता है और ईस्ट ज्यादा डाल देते हैं, तो इसका नाम पड़ गया है नो टाइम डो मेथड, जल्दी बनने वाली डो है ना, तो उसमें ईस्ट ज्यादा ऐड करते हैं। स्पॉन्ज एंड डो मेथड, स्पॉन्ज एंड डो में क्या होता है, पहले स्पॉन्ज बनाया जाता है, एक प्री फर्मेंट बनाया जाता है जिसमें कि ईस्ट, पानी और मैदा डाल के थोड़ा सा स्पॉन्ज बना लेते हैं, फिर उसको डो में मिला देते हैं, मेन डो बनाते हैं उसको मिला देते हैं, सो स्पॉन्ज एंड डो, या इसको जो है स्पॉन्ज मेथड भी कहा जाता है। देन लास्ट वन है डिलेड सॉल्ट मेथड, जिसमें कि पहले ईस्ट, आटा और पानी को मिला लेते हैं और उसके बाद सॉल्ट ऐड करते हैं, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, किसी भी तरीके की फर्मेंटेशन को रोक देता है या कम कर देता है, उसकी प्रोसेस को स्लो कर देता है, इसलिए डिलेड किया जाता है ताकि फर्मेंट जो खमीर उठ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हमको मिल जाए। तो इसमें जो सी ऑप्शन है फ्लावर बटर मेथड, ऐसी कोई मेथड मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। Then next question is a pre-ferment made by mixing equal flour and water with yeast is। अब ये भी क्वेश्चन जो है ये बनाने वाले के मन में है कि उसने इसका क्या करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है वो आपकी प्री फर्मेंट मेथड है ना। इसमें जो फ्लाइंग फर्मेंट है, फ्लाइंग का मतलब क्या है, स्पीड वाला फर्मेंट करना है ना, जिसमें ईस्ट ज्यादा कर दिया आपने। पुलिश जो है ये आपकी फ्रेंच मेथड है, जिसमें कि जो इंटरनेट में एक बुक मुझे मिली थी जो कि बेकरी की किताब थी, वो कहती है, मेरे पास जो किताब है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था है ना, तो उसमें जो ये दिया था कि ये इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर एंड वाटर विद ईस्ट इज, तो उसका आंसर उस किताब के हिसाब से पुलिश निकल रहा था है ना। अब नवोदय के मन में जो सीबीएसई ने जो एग्जाम लिया, सीबीएसई वालों के मन में क्या है वो ही जानते हैं, ये क्वेश्चन मुझे डाउट लगता है। देन बीगा इज इटालियन मेथड, अगेन ये प्री फर्मेंट होता है। प्री फर्मेंट मतलब पहले से ही हम एक डो बना लेते हैं, एक स्लरी बना लेते हैं जिसमें कि ईस्ट, आटा और जो है पानी डाल देते हैं है ना, और फिर बाद में उसको मेन डो में मिला देते हैं। देन पास्ता माद्रे इज अगेन इटालियन मेथड। तो ये सारी मेथड है जिसमें कि मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो पुलिश है। देन द टर्म यूज फॉर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट विद कॉफी इज, अगेन एफएनबी सर्विस कोई छोड़ ही नहीं रहे हैं लोगों को, फूड प्रोडक्शन का पूछ लो भाई है ना। तो इसमें ऑप्शन दिए द कॉम्प्लीट, सिंपल ब्रेकफास्ट, कैफे सिंपल एंड कैफे कॉम्प्लीट। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है सिंपल ब्रेकफास्ट, ये आंसर नहीं है क्योंकि ये बहुत ही जेनरिक टर्म है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट विद कॉफी। कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट क्या होता है, बहुत ही गरीब ब्रेकफास्ट होता है जिसमें ब्रेड, जैम, बटर, पेस्ट्रीज एंड कॉफी होता है एंड जूस होता है, एक ऑरेंज जूस नॉर्मली। तो ये होता है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट विद कॉफी है ना। तो धीरे धीरे समझते हैं, कॉफी वर्ड दो जगह आ रहा है, कैफे सिंपल एंड कैफे कॉम्प्लीट, तो यही दोनों आंसर मेरे को ज्यादा सही लग रहे हैं इनमें से, और इसमें से सही आंसर जो है वर्ड है विद कॉफी, ब्रेकफास्ट के साथ में, तो कैफे कंप्लीट इज अ राइट आंसर। और जो कैफे सिंपल है उसमें सिर्फ कॉफी होती है, कॉफी कंप्लीट इज कॉफी विद ब्रेकफास्ट, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, एंड सिंपल कैफे सिंपल इज जस्ट कॉफी। अब उसमें जो पहला ऑप्शन दिया है द कंप्लीट, द वर्ड जहां भी आ रहा है वो चाय से रिलेटेड, द कंप्लीट मतलब चाय विद कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, तो द कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में से सही आंसर है वो आपका कैफे कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग कॉपर विद थिन लेयर ऑफ टिन इज। अगेन एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं पता है। तो दस्तरख्वान जो होता है ये आपका हैदराबादी कुजीन में, मेनली मुगलई कुजीन में यूज होता है, मेनली हैदराबाद कुजीन में होता है। एक बड़ा सा कपड़ा होता है दस्तरख्वान है ना, जिसको कि बिछाया जाता है खाना खाने से पहले, ठीक है, पार्टी फंक्शन में इसको यूज किया जाता है। लगन जो है ये आपका बर्तन होता है जिसमें कि बिरयानी है और जो स्लो कुक्ड करीज है उनको कुक किया जाता है, ये अगेन आपका जाएगा लखनवी कुजीन में, अवधी कुजीन में। वेर जो है वो आपका कश्मीरी मसाला है। तो आंसर क्या बचा, कलई। कलई क्या होता है, जो ब्रास के कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो जो है अपना टॉक्सिक जो मेटल है वो अपना जो टॉक्सिसिटी है वो खाने में ना छोड़ें या उसके कांटेक्ट में ना है, उसके लिए जो एक थिन लेयर लगाई जाती है टिन में, टिन की, उसको बोला जाता है कलई। कलई इज द प्रोसेस ऑफ applying a thin coating of tin, so that is the correct answer. Then the famous Cheshire torte is from which country, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रिया। Cheshire torte जो है एक चॉकलेट पेस्ट्री होती है, चॉकलेट केक आप उसको बोल सकते हो, जिसमें कि
लेयर्ड केक ये होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया। देन द फेमस डिजर्ट बेबिनका इज एसोसिएटेड विद विच कुजीन, कौन सी कुजीन है जिससे कि बेबिनका एसोसिएटेड है, कहाँ की है, मतलब कुल मिलाकर पूछ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गोवन कुजीन। ये अगेन एक लेयर डिजर्ट होती है जो कि जिसमें कि आपका ये यूज होता है, क्या बोलते हैं, गुड़ यूज होता है या पाम शुगर यूज होती है, तो उसको बेबिनका बोलते हैं। कोई बार बार बेक किया जाता है, कई बार बेक किया जाता है, एक लेयर बनाने के बाद फिर दूसरी बेक करने के बाद दूसरी लेयर लगाई जाती है। सो बेबिनका में कम से कम 15-16 लेयर हो सकती हैं। सो दैट इज अ गोवन डिजर्ट। उसके बाद है द डिश तस्मन पुलाव इज एसोसिएटेड विद विच कुजीन, इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर। तस्मन का मतलब होता है वहां पर इट इज अ टाइप ऑफ चीज, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है उसका, ये चीज पुलाव बोल सकते हैं। कई जगह ना ये तस्मन पुलाव नाम की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तस्मन जो है करी होती है एक तो इनकी, है ना, जो पनीर करी होती है। उसके बाद जो तस्मन पुलाव है, कई जगह जो इनका वेज पुलाव होता है, कश्मीरी पुलाव है, उसी को तस्मन पुलाव बोल देते हैं इसमें, है ना। तस्मन का बेसिकली मतलब जो है वो चीज होता है, कॉटेज चीज टाइप का होता है, उसको तस्मन बोला जाता है। तो ये कश्मीरी कुजीन से वर्ड एसोसिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ फ्लावर टू प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम स्टार्च इज कॉल्ड, स्टार्च से शुगर प्रोड्यूस करने की, द एबिलिटी ऑफ फ्लावर मतलब फ्लावर की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से शुगर प्रोड्यूस करने की, उसका करेक्ट आंसर है डायस्टेटिक कैपेसिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल टब यूज फॉर स्टोर स्वीट्स इन सिरप इज कॉल्ड। अब भाई साहब ये पूरा क्वेश्चन जो है मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था, बट इसका आंसर जो आपको अगेन कैसे पता चलेगा, अगेन ये जो है एलिमिनेशन मेथड से। अरीसेलू, पहला ऑप्शन दिया अरीसेलू। अरीसेलू क्या होता है, इसको उत्तराखंड में जो है इसको बोला जाता है अरसा, ठीक है। अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। तो अरसा है या अरीसेलू है, तो ये बनता है आपका चावल के आटे से और गुड़ से, कई बार शक्कर से बनता है। इसको बना पैटी टाइप का बनाते हैं, उसको तल देते हैं, तो दैट इज नोन एज अरीसेलू। ये आपका स्वीट डिश टाइप की चीज होगी। देन लगन हमने पढ़ा था कि ये एक बर्तन है ये, उसमें बिरयानी बन सकती है, इसमें जो है आपकी मीट डिशेस बनती है नॉर्मली। सो ये भी आंसर नहीं है। बोलिना जो है ये आपका कुकीज है गोवन कुजीन की, सेमोलिना और आपकी शक्कर वक्कर डाल के जो है ये एक कुकीज बनाई जाती हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर बचा है ननको। ननको जो है एक बर्तन होता है जिसमें कि स्वीट्स को रखा जाता है इन सिरप, दैट इज नोन एज ननको। ये इंटरनेट पे मुझे कम से कम तीसरे चौथे पेज में जाने के बाद, ढूंढने के बाद, आधा घंटा इसमें लगाने के बाद ये मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस तरह क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ मेजरिंग फोर्सेस व्हिच आर नीडेड टू डिफॉर्म फूड मटेरियल्स और टू स्टडी द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड की फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे सॉस वगैरह होते हैं, है ना, सॉस बनाने के लिए उसकी जो विस्कोसिटी है उन सब की स्टडी है, उसको क्या कहा जाता है ना। तो उसका आंसर फिर अगेन यहाँ पे हम देखेंगे, बहुत ही भारी क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगेन कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसका आंसर हम प्राप्त करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। जो नीचे से हम देखते हैं, फूड साइंस एक जेनरिक टर्म है जिसमें सारी चीजें जाती है, फूड से रिलेटेड जो भी साइंस है ना, वो उसमें जाएगी। फूड माइक्रोबायोलॉजी है, ये अगेन बड़ी टर्म है जिसमें जितने भी पैथोजेंस है, बैक्टीरियाज हैं, गुड बैड जितने भी हैं पैथोजेंस, वो सब इसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे। फूड से रिलेटेड जितने भी, फूड टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेशन की बात करती है, और ये जो आपके जितने भी प्रिजर्वेटिव आते हैं या खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाली चीजें हैं या खाने की प्रोसेसिंग वाली चीजें हैं, वो सब फूड टेक्नोलॉजी में जाएंगी। तो ये सब जेनरिक टर्म है। तो इसमें एक ही चीज अजीब व गरीब नजर आ रही है, वो फूड रियोलॉजी है, दैट इज अ करेक्ट आंसर। फूड रियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ स्टडीइंग द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, राइट। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगेन एक भारी क्वेश्चन दे दिया, लार्ज जग शेप्ड पिचर यूज्ड फॉर ब्रूइंग टी लाइक कहवा इज। अब कहवा किसमें बनाया जाता है, ब्रू किया जाता है चाय में, तो इसका करेक्ट आंसर है समोवर में किया जाता है। अदर ऑप्शन है जिसमें जो बी ऑप्शन है क्रैच, ये मुझे समझ में नहीं है कहां से लिया गया है, पूरे इंटरनेट ढूंढने के बाद भी मुझे क्रैच का मतलब नहीं लग रहा है। आपको यदि मिलता है आंसर, इसका पता चलता है, तो कृपया करके इसको कमेंट में बताइए। पहला ऑप्शन है तश्तेनार। तश्तेनार जो है हाथ धोने का बर्तन होता है, जो कि बैंक्वेट से पहले, ये भी मुगलई कुजीन का है पूरा क्वेश्चन। तरामी जो है, तरामी थाली होती है, कॉपर या ब्रास की थाली होती है ना। दस्तरखान जब बिछता है तब इसको खाया जाता है ना। समोवर इज द राइट आंसर। समोवर जो है ये बेसिकली रशिया से आया है, और वो हमारे देश में जो है कश्मीरी कुजीन में इसका प्रयोग किया जाता है कहवा को सर्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड फॉर एनहांसिंग द व्हिच एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ फूड इज। अब इसका आंसर है वो है लज्जते ताम। लज्जते ताम मतलब वो चीज जो खाने के फ्लेवर को
एनहांस कर देती है ना। इसमें जो अलग अलग ऑप्शन है वो रकबदार है, रकबदार इज अ हेड कुक, और दूसरा थर्ड ऑप्शन है बाओबीर, बाओबीर इज अ काइंड ऑफ स्पाइस, एंड गिले हिकमत इज अ कुकिंग टेक्निक वेयर द फूड इज कुक्ड इनसाइड द अर्थ, मतलब नीचे गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ के, मड के अंदर इसको गाड़ के बनाया जाता है, गिले हिकमत। तो ये अगेन जो है हमारा एक जो है मुगलई इसमें कुजीन को इसमें टच किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिश डिश फ्रॉम द स्टेट ऑफ हैदराबाद। अब क्वेश्चन आप देखिए, स्टेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद कोई स्टेट नहीं है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो पहला ऑप्शन दिया है इसमें मिजिगा पुलिसू। अब पुलिसू का मतलब होता है वो करी जो कि सार है, खट्टी है ना, वो पुलसू होता है, पेस्ट भी हो सकता है, नॉर्मली करी के उसमें ले जाता है, जो करी खट्टी है। तो मिजिगा जो होता है वो आपका एक डिश होती है मिजिगा पुलिसू। मिजिगा पुलिसू ये आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना की डिश है, जिसमें कि आपको जैसे दही होती है, दही का तड़का लगा देते हैं, अपने कड़ी बनाते हैं, उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती कड़ी जैसी, बट दही में तड़का लगा दिया आपने या बटर मिल्क में तड़का लगा दिया, सो दैट इज मिजिगु पुलिसू। मिजिगु पुलिसू जो है आपका कड़ी पत्ता है और राई है, इन सबसे तड़का लगा देते हैं, है ना। गिले फिरदौस है, ये हैदराबाद की है लेकिन ये स्वीट डिश है। ये जो इसमें लौकी होती है, फिर आपका ये क्या बोलते हैं साबुदाना होता है, इसकी खीर बना देते हैं, इस गिले फिरदौस हो गया। शीरनम, शीरनम मेरे ख्याल से शीरे से ये ले जा रहा है, ये भी एक स्वीट डिश है। देन चिपला पुलुसु, चिपला का मतलब ही होता है तेलुगु में मछली, ठीक है। पुलुसु का मतलब होता है खट्टी करी, मतलब सार करी। सो चिपला पुलुसु इज अ फिश करी विच इज वेरी सार। तो ये हमारा हैदराबाद स्टेट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम किया गया है, इसको होना चाहिए स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश या फिश डिश फ्रॉम दी हैदराबाद। Then next question is herbal infusion or fruit flavored tea for medicinal use is designed, ठीक है, at any given day. That answer is designed. Designs are the fruit flavored teas. जो अगला क्वेश्चन है which among the following is not a tenderizing agent। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो है रॉ फिग्स। फिग्स जो है अंजीर को बोलते हैं, इसमें जो है फाइसिन, FICIN, इसके नाम का एक एंजाइम होता है जो कि मीट को टेंडराइज करता है, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है रॉ पाइनएप्पल, इसमें ब्रोमेलिन नाम का BROMELAIN ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि मीट को टेंडराइज करता है। ब्रोमेलिन जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि जब बॉडी में हमें कहीं पेन होता है, सूजन हो जाती है या वहाँ पे गर्माहट सी लगती है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो ब्रोमेलिन जो है एक टेंडराइजर है। उसके बाद आता है हमारा रॉ पपाया। रॉ पपाया जो है ये भी एक टेंडराइजर है। इसमें जो है पपेन, PAPAIN, पपेन नाम का इसमें टेंडराइजर होता है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट है वो है रॉ पोटैटो। रॉ पोटैटो में जो है आलू में है वो हमारा स्टार्च होता है। इस तरीके से कोई टेंडराइजर नहीं होता, मीट को टेंडराइज करने के लिए यूज नॉर्मली नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया रॉ पोटैटो। अगला प्रश्न है हमारा मेथड ऑफ टेम्परिंग अ डिश विथ हॉट ऑयल, घी एंड स्पाइसेस इज। तो टेम्परिंग की बात हो रही है, तड़का देने की बात हो रही है ना। तो तड़का देना, किसी भी चीज को टेम्परिंग करने का मतलब होता है डिश को, उसका मतलब होता है तड़का देना, ठीक है। तो टेम्परिंग जो है अ डिश विथ हॉट ऑयल, घी एंड स्पाइसेस इज। तो इसका जो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बघार। बघार का मतलब होता है बघार देना, तड़का होता है या तड़का देना होता है, बघार देना होता है। तो ये अपने इंडियन कुजीन में जैसे दाल है, दाल में अपन तड़का दे रहे हैं या दाल बघार रहे हैं, तो एक ही सिमिलर मीनिंग है। अलग अलग जगह इसका अलग अलग, कई जगह प्याज, टमाटर, मिर्ची यूज हो सकती है, या फिर सिर्फ जो है आप जीरे से दे सकते हैं उसको बघार। तेल गरम किया, उसमें जीरा डाला और उसको दाल में हमने पलट दिया, तो वो भी हो सकता है। हींग भी डालते हैं कई बार। साउथ इंडियन में जाएंगे तो वहाँ पे बघार और तड़का वर्ड यूज नहीं होता है, बट चीजें वही होती हैं उसमें। वहाँ पर वो लोग जो है कड़ी पत्ता है, राई है, लाल मिर्ची है, खड़ी लाल मिर्ची सब यूज करते हैं। तो लाल मिर्ची जो है, खड़ी लाल मिर्ची हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ बोल रहा हूँ, नॉर्थ में भी वही यूज होता है। तो इसमें जो दूसरी टर्म है वो है घी दुरुस्त करना। घी दुरुस्त करने का मतलब होता है कि जो बटर होता है, क्लैरिफाइड बटर जो होता है, जिसको हम घी बोलते हैं, उसको सीजन करना। सीजन करने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है घी को गर्म करना अच्छे, जब तक उसमें से धुआं निकलने लगे। उसके बाद उसमें क्रश्ड कार्डमम है, केवड़ा जल है, उसको ऐड करना कुकिंग से पहले। तो ये बेसिकली अवधी कुजीन में यूज होता है। अवधी कुजीन है, लखनवी कुजीन है, उसमें ये माना जाता है कि घी की बहुत ज्यादा ना स्मेल होती है, और जो वो बाकी जो इंग्रेडिएंट है
उसको वो ओवर पावर कर सकती है, उसकी जो स्मेल है, उसकी जो एरोमा है ओवर पावर कर देगी, है ना। तो इसलिए उसको सीजन किया जाता है, घी दुरुस्त करना उसका बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो है मोइन। मोइन का मतलब होता है कि किसी भी जो इंडिया में समोसा बन रहा है, कचौड़ी बन रहा है, तो उसका जो डो होता है उसमें घी ऐड करना। घी ऐड करने से क्या होता है, वो एक तरीके से शॉर्ट क्रस्ट का काम करती है, ठीक है। शॉर्ट क्रस्ट का मतलब होता है कि उससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्रिस्पी रहेगा, लाइट रहेगा, फ्लफी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए घी ऐड किया जाता है डो में, उसको बोलते हैं मोइन देना। देन नेक्स्ट अगली टर्म है ढूंगर। ढूंगर का मतलब होता है, आपने देखा होगा ढाबे में हम खाना खाने जाते हैं तो एक अलग से धुएं वाला फ्लेवर आता है। अब धुआं तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें पका रहे हो, कोयले में ही पका रहे हो। आजकल कोयले में बहुत कम पकाया जाता है, बैन भी है कोयला बहुत सी स्टेट्स में। तो ढूंगर देना या ढूंगर का मतलब होता है कि एक कोयला प्लेस किया जाता है, जो बर्तन है उसमें कोयला रख देते हैं, कटोरी में रख के उसको जलाया जाता है कोयले को, कोल को, और फिर उसमें जो है कोई स्पाइस उसके ऊपर रख सकते हैं, जैसे लौंग है, कार्डमम है, इसको रख के फिर ऊपर से घी डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो घी डालने से क्या होता है, उसमें धुआं उत्पन्न हो जाता है ना, स्मोक आ जाता है, और एक स्मोकी फ्लेवर चारकोल और जो घी है उसके इफेक्ट से वहां पूरी डिश जो है स्मोकी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बघार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस ब्लेंड फॉर्म्स पांच फोरन। पांच फोरन की बात हुई तो पांच फोरन जो है वो बंगाली कुजीन से आता है ना, मेनली बंगाली कुजीन है। सेम वे पांच फोरन जो है इसका नाम चेंज होता जाता है, उड़िया कुजीन में भी ये जो ओडिशा की जो कुजीन है उसमें भी यूज होता है, कई जगह बिहार में भी यूज होता है। तो मोस्टली ये दो जो कुजीन है उसमें यूज होता है, बट जो वर्ड है पांच फोरन, ठीक है, तो वो बंगाल में होता है, मतलब 5 स्पाइसेस हैं। अब इसमें जो है अब आप ऑड वन आउट करोगे ना तो कई चीज यहाँ पे दी हुई। पहले ऑप्शन में लिया है बे लीफ, ये इसमें यूज नहीं होता है। कार्डमम इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया है मेस, ये मेस यूज नहीं होता है। सिनेमन यूज नहीं होता है यहाँ पे, इस ऑप्शन में कार्डमम यूज नहीं होता है, सिनेमन, मेस, ये सब इसमें यूज ही नहीं होता है। ये बेसिकली कोई भी डिश को तड़का देने के लिए यूज करते हैं बंगाली कुजीन में। तो बंगाली कुजीन जो है उसमें जो पांच फोरन है, जो 5 स्पाइसेस है, उसमें मेनली आता है मस्टर्ड, फेनुग्रीक, मस्टर्ड हो गया अपना राई का दाना, और फेनुग्रीक हो गया आपका मेथी दाना, क्यूमिन हो गया आपका जीरा, फेनल हो गया अपना सौंफ हो गया, और निगेला सीड मतलब होता है आपका अनियन सीड है। कई जगह इसमें जो है बंगाली कुजीन में कई जो बुक हैं या कई घर हैं जिसमें महिलाएं हैं वो राधुनी यूज करती हैं, ठीक है ना, राधुनी याद रखिएगा। कई जगह इस ये ऑप्शन भी निगेला सीड की जगह राधुनी दे सकते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा मस्टर्ड, फेनुग्रीक, क्यूमिन, फेनल एंड निगेला सीड्स। अगला प्रश्न है हमारा, अबॉयर इज अ फ्रेंच नेम फॉर। अबॉयर क्या होता है बेसिकली? अबॉयर इज अ पर्सन, हम पहले भी डिस्कस कर सके हैं कि किचन का आदमी होता है, हु इज कोऑर्डिनेटर बिटवीन किचन एंड F&B सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो किचन में ऑर्डर आया आपको खाना बनाने के लिए, क्योटी 10 क्योटी टंगी हुई है, तो वहां पे जो शेफ है वो खाना बनाने में लगा हुआ, लेकिन उसको पता नहीं कौन सी डिश को कब क्या बनाना है, ठीक है, ही इज बिजी इन कुकिंग। तो वहां पर जो अबॉयर होता है, जिसको कि हम बार्कर भी बोलते हैं, एक्सपीडिटर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसके अलग अलग नाम हैं, जिसमें कि आ गया अपना बार्कर, देन EXPEDITER एक्सपीडिटर हो गया। इसके बाद इसको फूड रनर भी बोलते हैं, है ना, तो फूड रनर इसको बोल सकते हैं। हेराल्ड बोलते हैं, HERALD, है ना, हेराल्ड हो गया, या फिर अनाउंसर बोल सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, वो क्योटी को रीड आउट करता है, उसको क्लैरिफाई करता है कि पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ। तो शेफ का दिमाग जो है खाना बनाने में रहता है, ना कि ऑर्गेनाइज करने में, है ना। तो वो अबॉयर क्या करता है कि जो किचन का ऑर्डर आया उसमें स्पेसिफिक कोई चीज मेंशन की गई है कि लेस स्पाइसी है, तो वो शेफ को समझाता है ना, कि ऐसा आपको बनाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो गया बार्कर। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इनवॉलंटरी वर्क। इनवॉलंटरी वर्क मतलब कि जो हम फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी वो काम हो जा रहा है, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, इसको भी अगर आप ऑड वन आउट से करते इस ऑप्शन को तो किया जा सकता है। जैसे BMI है, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है नॉर्मली जो है हमारे शरीर में ओबेसिटी है या नहीं है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें कि आपका बॉडी का वेट, 2 कंपोनेंट होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, बॉडी वेट एंड हाइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, आप इसके फॉर्मूले को भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। BMR है ना, ये इसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट। अब ये क्या है, बेसल मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटी है,
जो इनवॉलेंट्री हो रही हैं, है ना, डाइजेशन को छोड़ के, ठीक है, जैसे कि सांस लेना, ब्लड का फ्लो होना, है ना, ये सब क्या कहलाती है हमें बेसल मेटाबॉलिक रेट, याद रखिएगा ये इनवॉलेंट्री है। एसडीए, अब एसडीए क्या होता है? एसडीए का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन है, ये भी इनवॉलेंट्री चीज है, मतलब, लेकिन इसमें आ जाता है आपका डाइजेशन, खाने का डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है। उसके बाद आरडीए हम सबको पता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को बोलते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है, डाइटरी अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है? एक स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग को जो कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि आपका आता है सेडेंटरी, मतलब जो ज्यादा काम नहीं करते हैं, दूसरे लेवल में आता है मॉडरेट, और तीसरे में आता है हैवी वर्कर। तो ये तीनों लेवल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आयरन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, विटामिन मिनरल्स, इन सब चीज की रिक्वायरमेंट क्या होगी, डेली रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, एक आइडियल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो इसको जो है आईसीएमआर रिकमेंड करता है, आईसीएमआर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये जो इंस्टीट्यूट जो तय करता है वो है एनआईएन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हैदराबाद में, याद रखना ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैदराबाद में है ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट। देन क्वेश्चन है, अ मील प्रोवाइड्स 25 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम फैट, 150 ग्राम कार्ब्स, जिसमें कि 10 ग्राम फाइबर है, इसकी टोटल कैलोरीज कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा डिटेल में था। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है कैलोरी को, ठीक है, और ये किलो कैलोरी में दे रखा है, सिंपल सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा जो इसमें जो घुमाव दिया गया है प्रश्न को, वो है फाइबर को दिया गया है। तो हमको जैसे पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कितनी एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट में वो होती है आपकी 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन में कितनी होती है? प्रोटीन में भी सेम होती है, प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा फैट, फैट में होती है 9 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे जो मेन समस्या है वो है फाइबर की। फाइबर जो है वो बहुत सी बुक हैं वो बोलती हैं कि फाइबर में कोई कैलोरी नहीं होती है ना, और कई जगह है, कई सोर्सेज है वो कहते हैं 2 किलो कैलोरी। तो हम दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे कि दोनों तथ्यों में से कौन सी चीज सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट पहले कैलकुलेट करते हैं 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम में सिर्फ 10 ग्राम तो फाइबर है, तो 140 ग्राम इंटू 4, तो इसका टोटल आता है 560, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन है उसकी अमाउंट है 25 ग्राम, तो 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। फैट आता है हमारा 10 ग्राम, यहाँ पे 10 ग्राम फैट दिया हुआ है, तो 10 ग्राम फैट है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 90, है ना। फाइबर को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि फाइबर कैलकुलेट होता नहीं है, 2 इंटू इसमें से 10 ग्राम फाइबर है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। तो पहले हम इसको प्लस करने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो आपका 750 आता है ना। अगर हम इसमें ये भी प्लस कर देते हैं, फाइबर को लेके चलते कि भाई 20 कैलोरी दे रहा है, तो इसका आंसर 770 आता है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 770 जो है कहीं भी आंसर नहीं है, और जो क्लोजेस्ट आंसर है इसके, जो हमारा आंसर है वो 750 है। आई होप कि नवोदय विद्यालय समिति भी इस आंसर को मान ले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की बात आ रही है। अब यहाँ पे फिर एलिमिनेशन मेथड समझते हैं, क्या क्या चीज नहीं है, तो हमें वो चीज सही उत्तर की ओर ले जाएगी। पहला है सैक्रोमाइसिस सिराविसी। सैक्रोमाइसिस सिराविसी जो है ये ईस्ट को बोलते हैं, है ना, जो बियर मेकिंग, वाइन मेकिंग, इन सब में यूज होता है, तो अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में वो कहलाता है। देन लैक्टोबैसिली, एक्चुअल में इसको वर्ड में लैक्टोबैसिलस होना चाहिए था, ये दही बनाने के लिए यूज होता है लैक्टोबैसिलस, है ना, तो ये गुड बैक्टीरिया है। तो ईस्ट से कोई बीमार नहीं होता है, लैक्टोबैसिलस है, ये लैक्टो का मतलब होता है दूध, तो जहां भी लैक्टो वर्ड आ जाए तो मतलब कि वो हानिकारक तो नहीं होना चाहिए, मेरे कॉमन सेंस ये कहता है। देन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाइस, यहाँ भी लैक्टाइस या लैक्टो वर्ड यूज हो रहा है, तो ये भी जो एंजाइम है वो यूज होता है आपका पनीर वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, तो ये तीनों अच्छे हैं। अब चौथा जो आता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम।
तो ये जो है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है, ये एक जो है आपका बैक्टीरिया है जो कि हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। इससे एक बीमारी होती है जिसको बोटुलिज्म बोलते हैं, और ये फैलती है कंटामिनेटेड या जो अफेक्टेड कैंड फूड है, बेसिकली कैंड फूड से ये फैलती है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कैंड फूड है उससे नॉर्मली कौन सी बीमारी फैलती है, वो है बोटुलिज्म। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन ई। ठीक है, तो इसमें भी फिर देख लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है। थायमिन जो है वो विटामिन B1 को कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है। देन ट्रेप्टोफैन जो है, ट्रेप्टोफाइन जो है एक तरीके का मेरे ख्याल से प्रोटीन होता है ये, इसको मैं श्योर नहीं हूं। देन राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 को कहा जाता है ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बचा हुआ है वो टैकोफेरॉल है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया टैकोफेरॉल। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, हमेशा याद रखना, A, D, E, K, ये 4 होते हैं। अब इसमें ऑड वन आउट क्या है, विटामिन C है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। विटामिन C इज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा विटामिन C आ गया। अगला प्रश्न है हमारा गोइटर। गोइटर का हमको सबको पता है कि आयोडीन की कमी से होता है। गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एट एनी गिवन डे। ठीक है, ठीक है, अलग अलग ये बीमारी जो है आप और पढ़ लेना कि आयरन की कमी से क्या होता है, सोडियम सल्फर इनकी कमी से क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेलेव कोर्स। रेलेव कोर्स का एग्जाम्पल क्या है, रेलेव इज अ मेन कोर्स। ठीक है, जैसे हमारा होता है ऑदर्स, पोटाज, पॉइजन, ऑन्ट्रे होता है आपका फर्स्ट मेन कोर्स, छोटा मेन कोर्स जो होता है, और रेलेव जो होता है वो मेन कोर्स को बोला जाता है फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू में। अब अगेन ऑड वन आउट देखोगे आप तो आयरिश स्टू है। ठीक है, ये तो एक स्टू है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। देन रोस्ट टर्की, रोस्ट टर्की भी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जो रोस्ट टर्की है वो सेलिब्रेशन मील है, वो जैसे क्रिसमस है, थैंक्स गिविंग है, इसके दौरान इसको पकाया जाता है, तो ये भी सही आंसर नहीं है। एक रेगुलर रेलेव कोर्स नहीं है, ये पूरी होल टर्की दी जा रही है। और रेलेव कोर्स में नॉर्मली जो ज्वाइंट मीट दिया जाता है, मीट कोर्स है ये जिसमें कि ज्वाइंट ऑफ मीट दिया जाता है। देन टॉर्निडोज रोसिनी है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि टॉर्निडोज रोसिनी जो है ये अगेन एक स्टेक डिश है ना, बट इसको ऑन्ट्रे में सर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके रेलेव कोर्स में नहीं है। तो रेलेव का मतलब ये होता है, नॉर्मली रेलेव में जो है रोस्टेड मीट सर्व होता है, ज्वाइंट ऑफ रोस्टेड मीट। तो इसका करेक्ट आंसर है रोस्ट लेग ऑफ लैम्ब। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वनीला फ्लेवर्ड एस्प्रेसो सर्व्ड ओवर जेलाटो। जेलाटो क्या है, जेलाटो इज एन इटालियन आइसक्रीम है ना। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। डोपियो, डोपियो का मतलब होता है डबल एस्प्रेसो। डबल एस्प्रेसो मतलब डबल शॉट ऑफ एस्प्रेसो, हार्ड कॉफी होती है एस्प्रेसो। देन इसमें एक ऑप्शन दिया है अमेरिकानो। अमेरिकानो का मतलब होता है कॉफी जिसमें नॉर्मली एस्प्रेसो ही होता है प्लस वाटर, गर्म वाटर, हॉट वाटर इसमें सर्व किया जाता है। अमेरिकन लोग ये पीते हैं इसलिए इसका नाम है अमेरिकानो। लाते, लाते क्या होता है, ये होता है एस्प्रेसो, एस्प्रेसो में आपका प्लस स्टीम्ड मिल्क, दैट इज नोन एज लाते। तो अब ऑप्शन बचता है हमारा एफोगैटो। एफोगैटो क्या होता है, जिलेटो होता है, जिलेटो के ऊपर हम एस्प्रेसो पोर कर देते हैं। नॉर्मली ग्लास में सर्व होती है, जिलेटो लिया उसके ऊपर गर्मा गर्म एस्प्रेसो डाल दिया, जिसको खाना है वो खा ले, जिसको थोड़ा ठंडा करके उसको पी ले, गर्म कॉफी डालोगे तो गल जाएगा। तो दैट इज नोन एज एफोगैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ द कवर इन एफएनबी सर्विस। कवर का साइज क्या है, तो जो किताब बोलती है एक्चुअल में आर श्रृंगाल वेलवन जो किताब है एफएनबी सर्विस की, वो बोलती है कि 24x15 इंच। तो हर बुक अलग अलग बोलती है, अपनी अपनी कहानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 24x18 है। ठीक है, कवर एक क्या होता है, बेसिकली कवर एक एरिया होता है जहाँ पे कि आप ग्लास रख सकते हो एक टेबल में एक आदमी के लिए। एक जो नेसेसरी इक्विपमेंट होते हैं जैसे ग्लास है, क्रॉकरी है, कटलरी है, ये सब चीजें जो एक आदमी के लिए रखी जाती हैं, दैट इज नोन एज अ कवर। इसमें नैपकिन भी जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉर्ट अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व्ड बिफोर अ मील इज, दैट इज अपैरेटिव। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो इसमें जो ऑप्शन है टिज़ैन जो है हमने पढ़ा था, फ्रूट फ्लेवर
टी होती है, फ्रूट टी बोल सकते हैं। रेड वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनती है आपकी। और शैम्पेन इज अ स्पार्कलिंग वाइन विच इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ठीक है, एंड इट इज मेड इन द शैम्पेन रीजन ऑफ फ्रांस। तो शैम्पेन भी बेसिकली मील के बिफोर में सर्व होती है, लेकिन नॉर्मली दिस इज एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है, और इट्स नॉट अ मींस अपैरेटिव नहीं है, जस्ट मतलब खाने के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो अपैरेटिव वो ड्रिंक्स होती हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक होती हैं जो कि खाने से पहले सर्व की जाती हैं। जैसे कि अपैरेटिव के एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। अब जब ये पूरे एफएनबी में उतर ही आए, हो सकता है अगले साल फिर ये सब पूछें, तो इसमें कंपारी है ना, वर्मूथ है, ये सब एग्जाम्पल क्या है आपके अपैरेटिव के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्व्ड रॉ। कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है जो कि रॉ सर्व होता है। तो अगेन हम देख लेते हैं हॉट क्या क्या है। जैसे एंट्रिकोट और पोवीर, ये जो होता है ये स्टेक को बोलते हैं, एंड पोवीर जो होता है वो होता है हमारा क्रश्ड जो स्टेक होता है, बीफ स्टेक होता है, उसको उसके ऊपर पेपर को क्रश करके उसको क्रश करके उसके ऊपर डाला जाता है और उसको फिर बटर में कुक किया जाता है। सो दैट इज नोन एज एंट्रिकोटे और पोवीर। तो ये कुक्ड है मतलब, है ना। देन एंट्रिकोटे शॉशर, ये भी स्टेक है, स्टेक कुक्ड विद मशरूम सॉस, मशरूम है, वाइन है, इस सबको मिला के सॉस बनाया जाता है। आपने एक डिश सुनी होगी पुले सौते सॉशर, वो फर्स्ट ईयर में बनाई होगी, तो वो भी जो है वो मशरूम से बनती है। तो ये कुक्ड है, यहाँ से समझ में आता है। स्टेक्ड है ना, ये भी स्टेक है, ये भी कुक होता है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टेक टार्टर। स्टेक टार्टर क्या होता है, जो नॉर्मली बीफ से बनता है, बीफ को चॉप करके या छोटे छोटे उसको मिन्स करके उसको उसके साथ में अनियन या शैलेट्स मिला के और स्पाइसेस मिला के उसको ऊपर से एग योक अंडा डाला जाता है और उसको खाया जाता है। दैट इज नोन एज स्टेक टार्टर, ठीक है। टार्टर सॉस उसमें मिक्स करा जाता है, तो दैट इज नोन एज स्टेक टार्टर। तो दैट इज द करेक्ट आंसर विच इज सर्व्ड रॉ। देन व्हाट इज पेंसेटा। पेंसेटा क्या है, अब ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जिस भी वर्ड में ए आ रहा है पीछे ओ आ रहा है नॉर्मली, उसके आप साउंड को धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये इटालियन साउंड कर रहा है। जैसे कैपेचिनो, कैफे लाते, कैफे मोका, है ना। तो ये सब क्या चीजें साउंड कर रही है, कहीं ना कहीं इटालियन की तरफ जा रही हैं, है ना, ये डिशेज जा रही हैं। तो इसका जो पेंसेटा होता क्या है बेसिकली, पेंसेटा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, शायद दूसरा कुछ क्वेश्चन आया था, बट सिमिलर चीजें। तो व्हाट इज पेंसेटा। पेंसेटा इज एन इटालियन बेकन। होता क्या है, पेंसेटा जो पोर्क बेली होती है उसका क्योर्ड मीट होता है, सिमिलर टू बेकन, ठीक है। तो ये हमारा पेंसेटा हो गया, इटालियन बेकन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्टर इज अ पॉपुलर सॉसेज फ्रॉम। फ्रैंकफर्टर जो है एक जगह है फ्रैंकफर्ट, वहां से आया हुआ है। तो ये जर्मनी का पोर्क सॉसेज है। कई जगह बीफ से भी बनता है, बट मेनली जो है पोर्क सॉसेज है, जो कि जर्मनी से आया हुआ है। फ्रैंकफर्ट जगह जो है जर्मनी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जर्मनी। एवोकेडो इज नोन एज। अब एवोकेडो को क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूं, वो है एलिगेटर पियर। चूंकि एलिगेटर ग्रीन कलर की स्किन होती है उसकी, उसका शेप जो है पेयर शेप का होता है ना, इस तरीके से होता है पेयर, ऐसा ऐसा बोल सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एवोकेडो इज नोन एज एलिगेटर पेयर, ठीक है। और भी इसके अगर कुछ नाम है तो वो आप उसको पढ़ सकते हो। इस तरीके से कोई भी वेजिटेबल है उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगली बार हमको सतर्क रहना चाहिए। देन बेयरनेस सॉस इज अ डेरिवेटिव ऑफ हॉलैंडाइज सॉस। दैट इज द करेक्ट आंसर। हॉलैंडाइज सॉस जो होता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ बटर प्लस एग योक। एग योक में धीरे धीरे बटर ऐड करते हैं, वार्म बटर बोल सकते हैं इसको, वार्म या हॉट बटर ऐड करते हैं, प्लस इसमें लेमन जूस रहता है, ठीक है। तो एग योक लेते हैं, उसको बीट करते हैं, साथ साथ में धीरे धीरे वार्म बटर ऐड करते जाते हैं और लेमन जूस ऐड होता है उसमें। दैट इज नोन एज द हॉलैंडाइज सॉस। ये वार्म सॉस की कैटेगरी में आता है, मदर सॉस है। अब इसमें टेरागॉन जब ऐड कर देते हैं या हर्ब्स ऐड कर देते हैं, सो दैट बिकम्स बर्नेस सॉस, ये आ गया, ठीक है। और कई जगह है उसमें शैलेट्स ऐड करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा बेयरनेस सॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंट सॉस एंड रोस्ट ग्रेवी आर सर्व्ड विद। तो करेक्ट आंसर है रोस्ट लैम्ब।
तो आप पढ़ लीजिएगा कि रोस्ट व्हील है, इसके साथ क्या सर्व किया जाता है, रोस्ट मटन के साथ में क्या सर्व किया जाता है, रोस्ट बीफ के साथ में क्या सर्व किया जाता है। क्योंकि ये पूछा जा चुका है तो अब अगली बार रोस्ट लैम का नहीं पूछेंगे, बाकी चीजों का पूछेंगे। तो मिंट सॉस एंड रोस्ट ग्रेवी आर सर्व्ड विद रोस्ट लैम। बेसिकली मिंट सॉस आप याद रखिएगा कि वो रोस्ट लैम के साथ में सर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयस्टर रैप्ड विद बेकन इज कॉल्ड। अब ऑयस्टर जो होता है एक तरीके की सीप होती है, सी फूड होता है, उसको रैप किया जाता है बेकन में और उसको कुक किया जाता है। सो दैट इज नोन एज एंजल्स ऑन हॉर्स बैक। एंजल्स ऑन हॉर्स बैक क्या है? ऑयस्टर्स, उसको रैप किया जाता है किससे? बेकन से, और उसको कुक किया जाता है। तो दैट इज नोन एज एंजल्स ऑन हॉर्स बैक। इसमें एक और ऑप्शन दिया है, डेविल्स ऑन हॉर्स बैक। डेविल्स ऑन हॉर्स बैक क्या होता है? प्रून होता है या फिर आपकी डेट्स हो सकती हैं। इसको बेकन से रैप किया जाता है जी ना। डी डायमंड्स, डेविल्स ऑन DOH हो गया, ठीक है, ये AOH हो गया, DOH हो गया। तो प्रून्स है या डेट्स है, पिटेड प्रून्स या पिटेड डेट्स होती है, मतलब उसमें उसका बीज निकाल देते हैं बेसिकली। तो पिटेड डेट्स रहती हैं, उसको बेकन को ऊपर से लपेटते हैं और उसको कुक कर देते हैं, ग्रिल कर देते हैं या पैन रोस्ट कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज द डेविल्स ऑन हॉर्स बैक। तो ये दोनों याद रखना, आज ये पूछा कल वो भी पूछ सकते हैं। देन कालजोन। कालजोन क्या होता है? एक तरीके की हाफ मून ब्रेड होती है जो कि स्टफ्ड होती है, उसको कुक किया जाता है। सो दैट इज नोन एज कालजोन। अब इसको आप फोल्डेड पिज्जा भी बोल सकते हैं। डोलमास क्या होता है? डोलमास राइस प्लस, ये मेडिटेरियन डिश है, राइस प्लस मीट को स्टफ करते हैं ग्रेप लीफ में और उसको बॉईल या स्टीम करते हैं। दैट इज नोन एज डोलमास, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो गया एंजल्स ऑन हॉर्स बैक। अब विच इज अ मेथड ऑफ टेम्परिंग चॉकलेट? तो इसका करेक्ट आंसर है सीडिंग मेथड। अब दो ऑप्शन इसमें जो लोगों ने लगाए हैं, कंफ्यूज हुए हैं, मेल्टिंग मेथड है और सीडिंग मेथड है। तो मेल्टिंग मेथड एग्जैक्टली नाम नहीं होता है उसको, टेम्परिंग करने में उसको मेल्ट करते हैं, प्रोसेस का पार्ट है, बट जो करेक्ट आंसर है उसका सीडिंग मेथड है, ठीक है, याद रखिएगा सीडिंग मेथड। जो बेकरी की किताब है उसमें ये आंसर दिया हुआ है, सीडिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ITPO। अब ये टूरिज्म में घुस गए हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को प्रमोट करती है, टूरिज्म को प्रमोट करती है। सो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म ऑफ माइस, अगेन ये टाइप ऑफ टूरिज्म है, फॉर्म ऑफ टूरिज्म है। इसका करेक्ट आंसर है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। तो ये अगेन टूरिज्म का टाइप है कि एक तरीके से कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री है, ये कन्वेंशन इंडस्ट्री है, ठीक है। कई बुक में जो है कॉन्फ्रेंस, सी फॉर कॉन्फ्रेंस की जगह कन्वेंशन भी लिखा होता है, कन्वेंशन, ठीक है। ऐसी बहुत कम बुक है, या तो उसमें तो मैंने एक बुक, मेरे पास जो बुक है सुनित्रा रोडे जी की है, टूरिज्म ऑपरेशन, उसमें कन्वेंशन दिया, हो सकता है मिस प्रिंट हो, बट ये भी कई बार दिया सकता है, तो घबराना नहीं है। तो जो इंडस्ट्री है ये मीटिंग है, लोग मिल रहे हैं। इंसेंटिव का मतलब होता है वो ट्रैवल, जैसे कोई एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसको कंपनी इंसेंटिव के रूप में कहीं भेजती है टूरिज्म करने के लिए, तो दैट इज नोन एज इंसेंटिव। कॉन्फ्रेंस जो है संगोष्ठी को बोलते हैं, एग्जीबिशन जो है हमारा प्रदर्शनी को बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो इस तरीके के बिजनेसेस को कैप्चर करती है, उनको पकड़ती है, तो दैट इज नोन एज माइस इंडस्ट्री। विच वन, अब ये भारी क्वेश्चन है, अब मुझे ये समझ में नहीं आया है कि इस क्वेश्चन को दिया क्या गया है। बाकी दो क्वेश्चन तो चलो मान लो कहीं टूरिज्म जो है होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस एक्चुअली ये बिजनेस एनालिसिस है ना, बिजनेस स्ट्रेटेजिक, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने खुद ही गूगल से देख के आपको बता रहा हूँ। बिजनेस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है ना, बिजनेस की स्ट्रेटेजी जो है आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसको जज करने के लिए। तो P फॉर होता है पॉलिटिकल, E इसमें होता है इकोनॉमिकल, देन S फॉर होता है सोशल, T फॉर हो गया टेक्नोलॉजिकल, देन अगेन E फॉर हो गया आपका एनवायरमेंटल, एंड L फॉर हो गया आपका लॉ से संबंधित हो गया, ठीक है। तो ये जो है टेक्निक है, ये एनालिसिस की टेक्निक है जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है कंपनी के, उसको जज करती है किसी को बिजनेस डिसीजन लेने में कि हम भाई कहीं बिजनेस चालू कर रहे हैं किसी कंट्री में या
अभी जो करंट सिनेरियो है उसको दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या पेस्टल सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो हो सकता है कानून चेंज हो जाए, इकोनॉमिकल कंडीशन जैसे टैक्सेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या कंडीशन है, सोशल है मतलब कि सोसाइटी कुछ चेंजेस चाह रही है कंपनी के खिलाफ या उसके अकॉर्डेंस में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एआई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो उस हिसाब से कंपनी को अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल लॉ क्या है उस कंट्री के, उस पर्टिकुलर स्टेट के, उस हिसाब से अपने को अलाइन करना पड़ेगा, लॉ कुछ चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करता है कंपनी की फंक्शनिंग को लेके या उस इंडस्ट्री को लेके, तो वो सारे ये सब चीज़ों को मिला के जो है पेस्टल एनालिसिस कहलाते हैं। तो इसमें एथिकल वर्ड नहीं है ना, क्योंकि ई फॉर इकोनॉमिकल है और ई फॉर एनवायरमेंटल, तो एथिकल नहीं है। अगली जो है वो हमारी छेना पोड़ा है। छेना पोड़ा इज अ पॉपुलर स्वीट फ्रॉम विच स्टेट, कहाँ की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उड़ीसा है, उड़ीसा की है। और छेना जो होता है एक तरीके से पनीर होता है, दूध को फाड़ के उसको छान के प्रेस करके जो है पनीर निकाला जाता है जिसको छेना बोलते हैं, है ना। और छेना को जो है बेक किया जाता है, स्वीटेंड करके, इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड किया जाता है, इसमें कार्डमम ऐड कर सकते हैं, कार्डमम ऐड करते हैं और उसके बाद उसको बेक किया जाता है, सो दैट इज नोन एज छेना पोड़ा, दैट इज अ स्वीट डिश फ्रॉम ओडिशा। प्रोटीन प्रेजेंट इन द एग, एक तरीके का प्रोटीन जो है एग में प्रेजेंट होता है, सो करेक्ट आंसर इज एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो कि पकाने से पहले ट्रांसपेरेंट होता है और पकाने के बाद व्हाइट हो जाता है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंडियन ब्रेड, अब इसमें एक ही इंडियन ब्रेड है, वो है बाकरखानी, नाम से आप देख रहे हो कि बाकरखानी ब्रेड है। पीता ब्रेड है, ये मेडिटेरियन कुजीन में होता है ना। जो पाइड है मेरे ख्याल से ग्रीक कुजीन में यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है सियाबाटा या चियाबाटा इसको बोलते हैं, ये इटालियन कुजीन में होता है। तो बाकरखानी जो है ये इंडियन ब्रेड है। नेक्स्ट आ जाएगा इन फ्रेंच चीज इज नोन एज, चीज को फ्रोमेज कहा जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू में से पूछा गया है। पोताज सूप को बोलते हैं, ऑन्ट्रेमेज जो है स्वीट को बोलते हैं, पॉइजन जो है वो फिश को बोलते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया फ्रोमेज। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, बकलावा इज मेड फ्रॉम, ये बेसिक क्वेश्चन है, फाइलो पेस्ट्री से बकलावा बनता है। ये अगेन मिडिल ईस्टर्न या लेबनीज कुजीन इसको बोल सकते हैं, टर्किश कुजीन में भी कई बार इसको बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वो फाइलो पेस्ट्री है। इसका स्पेलिंग अलग लगाई जा सकती है, इसमें FILO लिखा है, PHYLLO, ये स्पेलिंग से भी कई बार आता है।